और सब पाकिस्तान और IMF के दरमियान $7 अरब का स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब उसकी शराइत क्या हैं, कैसे वो आगे, जाहिर है कि वो तय होगा, लेकिन ये है कि बात वही है कि हमें अपने खर्चों में कमी करनी होगी। गालिबन शहबाज शरीफ साहब ने जो बात की है उसी तनाजुर में, मेरा ख्याल है कि कल उन्होंने उसी तनाजुर में बात की है कि ब्यूरोक्रेट से उन्होंने गालिबन बात की है कि वो उनके दबाव में नहीं आएंगे और काम नहीं कर रहे और ये नहीं, लेकिन वो ब्यूरोक्रेट तो सारे उनके ही हैं ना, उन्होंने लगाए हुए हैं सारे, तो उनके अपने ही हैं। तो लेकिन ये कि वो बहरहाल असल तो बात ये होती है ना कि उसमें रिजल्ट क्या आ रहा है। काम तो शहबाज शरीफ साहब, जाहिर है कि रिजल्ट नहीं आ रहा ना, कोई सामने कोई भी रिजल्ट अगर आता है और लोगों को रिलीफ मिलती है। और अब तो इखलाकी जवाब को तो छोड़ देना आप, अब तो कानूनी जवाब खड़ा हो गया है। इस सिस्टम को चार्जशीट कर दिया, ये सिस्टम नहीं है, ये जाली सिस्टम है। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना, इलेक्शन अपने काम में नाकाम हो गया, पार्टी नहीं है, तो ये मतलब है कि क्या मतलब ये वन साइडेड था, क्या था। तो बड़े सवाल हैं और तफसीली फैसला आएगा तो क्लियर होगा। तो कानूनी सवाल जब उठ जाते हैं ना, तो फिर इखलाकी कानूनी, फिर वो अजीब, फिर बाकी वो मसाइल के भी उसमें फॉरवर्ड ब्लॉक निकलेगा, आगे निकलेगा, वो भाई पूरा प्रोसेस चार्जशीट हो गया है। जो ये बात कर रहे हैं वो भी चार्जशीट है मतलब उन्हें वो मतलब आगे जाके तो वो सब चार्जशीट हो, सब पूरा सिस्टम ये बेतौकीर हो के। अच्छा ऐसे नहीं जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट तो वो कहते हैं कि इलेक्शन नहीं, सिस्टम जाएगा, सिस्टम, ये सिस्टम चार्जशीट हुआ है कल, ये ध्यान में रखें। PMLN के बारे में कोई बात नहीं हुई, इसमें पीपल्स पार्टी जो है वो बैठे हैं, जो पूरा सिस्टम चार्जशीट हो गया। अब इलेक्शन कमीशन को चार्जशीट कर दिया उन्होंने, ये नहीं कहा हल्के खोलो 45-47 लाओ, अभी तो वो पूरा सिस्टम, अभी तो दूसरी पिटीशन पता नहीं कब लगती है, सिस्टम चार्जशीट हो गया, सिस्टम जा रहा है और अदालती फैसलों के नतीजे में जा रहा है आइन। और अब बाकी नीचे वो हमारी बड़ी अच्छी सियासतदान है, वो क्या कहती हैं, रो पिट्टो, ये करो वो करो, मरी मारो, तो अब वही वाला मामला है ना। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है भाई, क्या हो गया तो हो गया, खत्म। वो गए थे ना जफर अली शाह साहब कि जी हमें बताएं कि क्या करना है, तो उन्होंने कहा आप आइन में तरमीम करने भाग दे दिया था, तो हो गया, बस हो गया, खत्म बात। लेकिन ये है कि अब इसके ऊपर और आर्टिकल 190 के तहत पूरा मुल्क अदारे पाबंद है कि इस फैसले के ऊपर अमल दरामद करें। अच्छा अब इसमें दूसरी तो एक तो वो रोला पड़ा, दूसरा ये मोहम्मद दैफ की खबर। देखिए मोहम्मद दैफ जो है, इनका नाम है मोहम्मद मिस्री, और ये जो मैंने बताया कि जो हमास का अस्करी विंग है, ये ओस्लो अकॉर्ड के बाद जो हमास का एक अस्करी विंग इसका तरतीब पाया, तो ये उसके सरबरा हैं काफ़ी सालों से। और ये जो है ये मोहम्मद दैफ, इनका नाम मोहम्मद मिस्री है असल में। ये खान यूनुस में पैदा हुए, सारी जिंदगी ये उन लोगों में से हैं जिनकी तमाम जिंदगी उस ओपन एयर जेल में गुजरी जिसका नाम गजा है। गजा से बाहर कभी नहीं निकले, उधर ही बचपन, उधर ही पढ़ाई, उधर ही सारी, मतलब ये उधर तक ही इनकी। अब इनको जनाब इनके बारे में इतला कि ये जो है, फिर ये दरमियान में आया कि इनकी अहलिया, इनकी बेटी, इनके फैमिली सारी शहीद हो गई थी काफ़ी पहले इनको। अच्छा ये इसराइल की फौज ने पकड़ लिया था, उनके जेलों से फरार हो गए, ये बड़े मतलब वो हैं मोस्ट वांटेड। उसके बाद ये अभी जनाब ये इसराइल ने कहा कि जी हमने 100 बंदे, 100 फिगर आ रही है 71 की, लेकिन जो इसराइल जो वहाँ गजा से जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो 100 से ज़्यादा फ़लस्तीनी औरतें, बच्चे सारे उन्होंने शहीद कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि ये हमने मोहम्मद दैफ को, हमास ने आगे से थोड़ी देर पहले कहा है कि मोहम्मद दैफ जिंदा है। ये एक बदतरीन जहरियत हुई है। अगर वहां पर मोहम्मद दैफ की वजह से भी कोलेटरल डैमेज हुआ है या मोहम्मद दैफ जिंदा है या नहीं है, इससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा, लेकिन यह है कि वो कम से कम एक कहेंगे हमने टारगेट अचीव कर लिया, 100 लोग वहां शहीद हो गए। और अगर वो जिंदा है जैसे हमास दावा कर रही है तो फिर एक और मसला, लेकिन दरमियान में वो मुआहदा और वो सारे मामला आगे बढ़ रहे हैं और ये जाते जाते आखिरी में कि भाई कुछ चीज़ अचीव हो जाए उससे पहले तो ये मामला चल रहे हैं। इससे सफारतकारी पे असर नहीं पड़ेगा, सवाए इसके कि वो चार्जशीट बड़ी होती जा रही है, जो शहदा की फहरिस्त है वो बढ़ती जा रही है। मोहम्मद दैफ उसमें है नहीं है, वी जस्ट डोंट नो। अच्छा उसके बाद एक और हुआ, ये नेटो ने जो किया है, नेटो की तरफ से ये रशिया और चाइना के बारे में एक बात, अब नेटो ने दोनों का जिक्र कर दिया ना अपनी स्टेटमेंट में, तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है। नेटो बनी तो रशिया के लिए थी, लेकिन अब वो चाइना को भी उन्होंने 2022 में अपनी सिक्योरिटी। अब वहां पर जो एक अगर हम ये देखें ना, चाइना का नक्शा अगर हम देखें तो वहां पे शीजियांग, ये ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी नहीं,
ईस्ट चाइना सी जो है उस यानी साउथ चाइना सी का समझ लेंगे जो मुंह है उसके अंदर दाखिल होते होते ये चाइना का सूबा है, ठीक है, ये जो शीजियांग है। अब शीजियांग के में जो है यहां पर 2016 के बाद पहली दफा यहां पे रशिया और चाइना की फौजी मशकें हो रही हैं, जो कि वो है यानी समुद्री मशकें भी हो रही हैं और ग्राउंड भी और जो है वो फजाई भी। और ये जॉइंट 2024 ऐसे करके मशकों का नाम है। और ये एन उस वक्त हो रही हैं जब जापान कहीं से घुसा है बीच में आगे पीछे, तो वो मतलब एक प्रॉपर मशकें शुरू हो गई 2016 के बाद रशिया और चाइना की। ये जो जगह है सूबा है ना, इसके बारे में आपको बड़ी मजेदार बात बताऊं। ये जो शीजियांग है ना, शीजियांग सूबा, ठीक है, इस सूबे की तारीख बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन जिसको कहते हैं ना, कि जो ये जो ताकतें थीं यूरोप की मुख्तलिफ जो कॉलोनाइज कर रही थीं, वो जब यहाँ पे आई तो ईस्ट इंडिया कंपनी और अफ्यून यहाँ से भेजना शुरू किया और सारा जो भी पुर्तगाल पहुंचा, जर्मन, उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों पे कब्जे करके वहाँ पे वो बैठ गए। तो जो शीजियांग था यहाँ पर, ये फ्रांस यहाँ पे आ गया और फ्रांस आया यहाँ पे, फ्रांस ने और फिर यहाँ पे 99 साल की लीज ले ली उन्होंने कब्जा करके 99 ईयर। वो फिर 1946 में चार्ल्स डी गॉल ने कुछ वापस किया और कुछ इलाका जो है वो फ्रांस के पास ही रहा चाइना का। और वो 1997 में फ्रांस से मुकम्मल तौर पे चाइना ने वापस लिया। अच्छा, ये जब कहानी हम सुनते हैं तो हमारे जहन में एक और मुल्क आ जाता है बिल्कुल इसी तरह से, और वो एक और मुल्क आ जाता है, एक और हिस्सा आ जाता है चाइना का, और उसका नाम है हांगकांग। हांगकांग में बरतानिया आ गया था। अच्छा, ये आए थे 1800 मेरे ख्याल से 96, 97, 98 में। फ्रांस थोड़ा देर से आया था, लेकिन बरतानिया पहले आ गया था। तो बरतानिया आके मेरे ख्याल से 1940 में, सॉरी 1840 या 45 के बीच में गए, तो उन्होंने भी आके 99 साल की लीज ले ली थी। और फिर वो जो लीज है उनकी, वो हांगकांग से बरतानिया गया था 1997 में। तो 1997 जैसे आप समझ लें कि ये इसी तरह से जो है वो जर्मन भी एक जगह बैठ गए था कि जर्मनी को भी निकाला, फिर बरतानिया को भी भेजा, परचम वरचम उतर रहे हैं, वो बड़े दर्दनाक मनाजिर लोगों को ध्यान में हो कि बरतानिया, यहाँ से बरतानिया फारिग हुआ। इसी तरह से ये जो जगह है ये फ्रांस के पास थी। फ्रांस भी यहाँ से पहले तो चार्ल्स डी गॉल के दौर में 46 में चला गया था, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा रख लिया था उन्होंने फ्रांस का, मुकम्मल तौर पर 97 में गए। अब ये इसकी जो है ना, इसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू ये कि ये पोर्ट्स हैं इनकी, और यहाँ पर ये जो अगर आप साउथ चाइना सी और बाकी सारा, तो ये यहाँ पर जो ईस्ट चाइना सी जो थोड़ा शुमाल में चला जाता है, साउथ चाइना सी का जो मुंह है उसमें वहां से जो रशिया ऊपर है, तो वहां पे व्लादिवोस्तोक जो बंदर वहां से एंटर होके पहुंचे जहाज, और यहाँ जहाज खड़े होके मशे कर रहे हैं। इसको अब जापान देख रहा है बड़ी तेजी से, कि जापान ऊपर है ना, जापान जरा ऊपर है, मतलब नक्शे में हम इसको नहीं दिखा सकते, लेकिन जापान जरा ऊपर साउथ से, तो वो वहां पे एक्सरसाइजेज हो रही हैं, और साथ ही वो ताइवान के ऊपर फिर वो चाइना सारा कर रहा है। और वो तो इशू ये सारा कि अब इसमें यहाँ से क्या खबर आती है मोहम्मद दैफ के, हमास ने कहा कि ये बिल्कुल गलत खबर है, उसमें मजीद लोग शहीद हो गए हैं। ये उस वक्त हुआ है जब सारे मुल्क, अच्छा प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं उन्होंने जो नेटो की स्पीच है उसमें स्पीच के दौरान उन्होंने कह दिया है कि इसराइल और हमास के दरमियान मुआहदा तय पा गया और जल्द ही जो है वो जंगबंदी होने वाली है। छोटे मोटे मसाइल हैं, उसके लिए हमारी टीम मौजूद है वहाँ पे, और ये बहुत जल्दी जंगबंदी होने वाली है, सीज फायर होने वाला है, जायरियत खत्म होने वाली है। तो इस दौरान अभी ये आज शहादतें हुई हैं, आज बहुत बड़ा नंबर आया है, और देखना ये है कि मोहम्मद दैफ इसमें हिट हुए हैं या नहीं हुए। हमास कह रही है कि अगर हिट हो भी गए हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि मज़ीद मतलब वो पहले तो इनकार कर रहे हैं, लेकिन ये कि अगर हिट हो भी गए हैं वो, तो उसके नतीजे में मजमूई सूरत हाल पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इसराइल के लिए बड़ी बात होगी कि भाई हमने जो कसाम ब्रिगेड के सरबराह को, हमास के जो अस्करी विंग है वो गजा के जो इंचार्ज है उसको हमने हिट किया है। और आपको बताइए आईएस अनवर जो है वो और मोहम्मद दैफ, ये दो लोग हैं जिन्होंने ये सारा जो भी तूफान अक्सा और ये सारा जो प्लान ऑपरेशन प्लान किया था। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।
नाज़रीन, के साथ ही आज के प्रोग्राम में अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने गिवा जी। डॉक्टर साहब अपना दोस्तों रिश्तेदारों के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।